हेलो प्यारे दोस्तों। मैं राहुल पटेल, आपका साइंस टीचर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म डिजायर पॉइंट पर। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके सीबीएसई बोर्ड साइंस के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में जितने भी बातें हैं, जैसे केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस किया जाए, ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम ओवरव्यू लेंगे। जितना भी हमें हम कवर अप कर पाएंगे 25 से 30 मिनट में, वो सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे कवर अप करने की। ठीक है बेटा, तो आप लोग शिद्दत के साथ हमारे साथ जुड़िए, आप डिजायर पॉइंट पे अपना भरोसा दिखाइए, हम आपके भरोसे पे बिल्कुल खरे उतरे। ठीक है बेटा, तो मैंने तो आपको नाम बताया, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। मेरा नाम राहुल पटेल, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर हूँ स्पेशली। ठीक है बेटा, चलिए मूव करते हैं चैप्टर पर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। इसकी अगर हम बात करें तो मैं टॉपिक लिखता हूँ, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा, व्हाट इज रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक बेटा, चलिए ध्यान से सुनिएगा, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जब आप दो एटम को लेते हो, दो मालिक्यूल को लेते हो, यानी कि दो डिफरेंट स्पीसी को आप लेते हो, या फिर किसी एक ही स्पीसी को लेते हो, कुछ उसमें आप ऐसा चमत्कार कराओ, कुछ ऐसा प्रोसेस कराओ जिससे उसका केमिकल नेचर और फिजिकल नेचर चेंज हो जाए ना। कि आपको उसमें चमत्कार करना है, कुछ जादू करना है, कुछ प्रोसेस करना है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो हम बताते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। क्या process in which chemical nature and physical nature undergoes to change। केमिकल नेचर और फिजिकल नेचर चेंज होता है इस प्रोसेस में। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी स्पीसी का, आपने एटम लिया, आपने मालिक्यूल लिया, उसका केमिकल नेचर और फिजिकल नेचर चेंज होता है। ये होता क्या है केमिकल नेचर और फिजिकल नेचर, इसकी हम चर्चा करें। ध्यान से सुनिएगा बेटा, केमिकल नेचर का मतलब ये होता है कि उसकी रिएक्टिविटी क्या है, किसी भी स्पीसी की रिएक्टिविटी क्या है, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ नहीं रिएक्ट करेगा, या कितना स्लो कितना फास्ट रिएक्ट करे, ये केमिकल नेचर होता है। और फिजिकल नेचर क्या होता है भैया, ध्यान से सुनिएगा। जब आप फिजिकल नेचर की बात करते हो, फिजिकल नेचर का मतलब ये होता है कि उस प्रोसेस होने के दौरान या प्रोसेस होने के बाद उस मालिक्यूल, उस स्पीसी, उस एटम के रंग यानी कि कलर, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, या फिर उसकी फिजिकल स्टेट, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये फिजिकल नेचर में चेंज होता है। फिर से सुनिएगा ध्यान से, एक बार मैं केमिकल नेचर की बात करता हूँ। केमिकल नेचर क्या है, आपने ये देखना होता है कि आपने जितना आइटम लिया था, जो मालिक्यूल लिया था, इसका आपने प्रोसेस कराया, प्रोसेस होने के बाद उसका कुछ नेचर चेंज हुआ, केमिकल नेचर में उसकी रिएक्टिविटी चेंज हुई, या फिर किसी के साथ रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, ये सब केमिकल नेचर होता है। फिजिकल नेचर क्या होता है, उसका कलर क्या होगा, शेप क्या हो जाएगा, साइज क्या होगा, या फिर उसका फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं केमिकल प्रोसेस में, यानी कि हम लोग केमिकल रिएक्शन में देखते हैं। ठीक है बेटा, अब बात ये होती है कि केमिकल रिएक्शन होगा, पर क्यों होगा ये भी तो हमें बताना है, ये भी हमें जानना चाहिए कि भाई केमिकल रिएक्शन तो ये हमने जो लिखा यही होता है, पर केमिकल रिएक्शन क्यों होगा। ठीक है,
कलर से बात करते हैं। वाई केमिकल रिएक्शंस आर अकर्स। केमिकल रिएक्शंस क्यों होती हैं इसकी हम बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा बिल्कुल बारीकी से। तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कल। चेंज हुआ। शायद ये कह रहा है कि मैं चेंज नहीं होने वाला हूँ, तो रहने देते हैं बेटा, इसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं। वाई केमिकल रिएक्शन अकर्स, ठीक है बेटा, इसकी हम बात करें। ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल फोकस के साथ। केमिकल रिएक्शंस बेटा इसलिए होती हैं क्योंकि उनको अपने लाइफ में स्टेबल होना होता है। किसी भी एटम को, किसी भी मालिक्यूल को, किसी भी एलिमेंट को अपने लाइफ में या फिर कुछ इस तरह से स्टेबिलिटी गेन करना होता है ताकि वो आगे कोई भी रिएक्शन ना करे, एकदम स्टेबल हो जाए। जैसे फनी वे में आप लोग को बताते हैं इसका एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई इंसान है जिसकी शादी अभी नहीं हुई है, ठीक है। वो जब शादी नहीं हुई होती है तो इधर उधर भटक रहा होता है। मतलब भटकने का मतलब क्या है भाई? भटकने का मतलब ये है कहीं क्यों आने जाने के लिए फ्री रहता है, उसको कोई रोकता टोकता नहीं है। लेकिन जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद वो स्टेबल हो जाता है बेचारा, क्योंकि उसके ऊपर उसकी वाइफ का प्रेशर आ जाता है। तब उसकी वाइफ जो है हर बार पूछती रहे किधर जा रहे हैं, इतनी लेट से क्यों आए, किसके साथ। ये सारे सवालातों से वो इंसान घिर जाता है। तो भाई वो उसको ये जरूरी होता है कि शादी होने के बाद वो स्टेबल रहे, कहीं इधर उधर भटके नहीं। लेकिन शादी के पहले तो भटकता रहेगा। इसी तरह से जो केमिकल्स होते हैं बेटा, माना कि हमने सोडियम लिया है, ठीक है। या फिर सबसे पहले आपको इसका डिफिनेशन बता देते हैं, वाई केमिकल रिएक्शंस आर अकर्स। सबसे पहले आप लोग समझने की कोशिश ये कीजिएगा। फॉर गेन ऑफ स्टेबिलिटी, फॉर गेन स्टेबिलिटी, फॉर गेन ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को गेन करने के चक्कर में ये रिएक्शंस करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अब मैं अगर बात करूं कौन सी स्टेबिलिटी को गेन करेंगे। हम लोग तो भाई शादी कर लेंगे, शादी करने के बाद स्टेबल हो जाएंगे। पर जो केमिकल्स हैं वो क्या शादी करेंगे? नहीं। उनको कैसे स्टेबल होना है? उनको जो स्टेबल होना है बेटा, वो इनर्ट गैस स्टेबिलिटी को गेन कर। कौन से? इनर्ट गैस स्टेबिलिटी को गेन करते हैं, ठीक है बेटा। इसीलिए वो रिएक्शन करते हैं। इनर्ट गैस स्टेबिलिटी, ये तो मैंने लिखा कि स्टेबल होने के लिए उन्हें अपना रिएक्शन करना होता है, एक दूसरे के साथ रिएक्शन। कहानी कहाँ से हमें शुरुआत करना है इस चैप्टर की, ध्यान से सुनिएगा। आपने जैसे चैप्टर के नेम से ही वाकिफ आप हो जा रहे हो कि पहले हमें देखना है केमिकल रिएक्शन क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखें, उनको बैलेंस कैसे करें। ये सारी बातें इस चैप्टर में इंक्लूडेड हैं। पर अगर हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं बेटा, तो आपके सिलेबस में 5 टाइप का केमिकल रिएक्शन दिया गया है। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि 5 टाइप का रिएक्शन कौन कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ना है केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। कलर तो चेंज हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं बेटा, इसकी अगर हम बात करते हैं तो आपके सिलेबस में 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन दिए गए हैं। वो एक बार लिख देते हैं जितने भी टाइप के रिएक्शन हैं। फिर उसके बाद उसके अराउंड क्या बातें चलेंगी जो हमें ये जानना होगा कि किसी भी टाइप के केमिकल रिएक्शन को डिस्कशन करने से पहले उसके लिए हमें क्या क्या टूल्स की रिक्वायरमेंट है, किन बातों को अपने माइंड में
ध्यान में रखना है, उसके उन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ कितने टाइप की रिएक्शन होती हैं। अगर आप देख पाओ, आपके बुक में दिया गया है, फर्स्ट नंबर हमें बात करना होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट में हमें बात करना होता है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। फिर सेकेंड नंबर पे हमें बात करना होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है बेटा, ये पहले हम बात कर रहे हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट थर्ड नंबर पे हमें बात करना है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर उसके बाद हमें बात करना है बेटा फोर्थ नंबर पे, फोर्थ पे हमें बात करना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। फिर उसके बाद बेटा हमें फिफ्थ नंबर पे बात करना है रेडॉक्स रिएक्शन की। ठीक है, फाइव टाइप का मैंने केमिकल रिएक्शन लिखा। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर उसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर रेडॉक्स रिएक्शन। ये फाइव टाइप के रिएक्शन आपके सिलेबस में दिए गए हैं, लेकिन हमें ये बात करना है कि भाई ये जितने भी तरह के आपको रिएक्शंस दिए गए हैं, टोटल फाइव टाइप के जो आपको रिएक्शन दिए गए हैं बेटा, इनको पढ़ने के लिए हमें क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है, किन चीज़ों को हमें अपने माइंड में रखना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कुछ इसके अराउंड जो टॉपिक आता है उसकी हम बात करते हैं। आपने आपने बात करना होगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। हालांकि आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है अपने 9th में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ा, ठीक है बेटा। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें जानने की ज़रूरत क्यों है इस चैप्टर में, ये बातें मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है बेटा। ये क्यों हमें जानना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी चर्चा हम करेंगे। और भी इन फाइव टाइप के केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करने के लिए हमें कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने देखना है कि कोई केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन है या फिर एक बार आगे गई रिएक्शन यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई, फिर पीछे आई, आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। वो रिएक्शंस हमें देखना है, यानी कि हमें देखना है डायरेक्शन के बेसिस पे किसी भी केमिकल रिएक्शन को। हमें यहाँ पे बात करना है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की जब हम बात करते हैं, यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन एक होता है और एक बाई डायरेक्शनल रिएक्शन होता है। यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन में इरिवर्सिबल रिएक्शन, बाई डायरेक्शनल रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है बेटा, ठीक। इनके अलावा भी अगर हम चर्चा करें तो आपको ये देखना होगा कि हीट के बेसिस पे जो रिएक्शन होता है वो भी हमें देखना है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन होगी इन पांचों रिएक्शन में से जो हीट को रिलीज करे, इमिट करे, इवोल्व करे, ठीक है बेटा। हमें बात करना है एक्जोथर्मिक रिएक्शन की। एक्जोथर्मिक रिएक्शन, और इसी में हमें बात करना है एक ऐसे रिएक्शन की जो कि इन्हीं फाइव टाइप के रिएक्शंस में आएगा बेटा, इसका नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब हीट एब्जॉर्ब हो जाए, कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे जिनमें हीट एब्जॉर्ब हो जाए, एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करना। ये पहले मैं आप लोग को ये सारी बातें समझा देते हैं, तो वन बाय वन सारे टॉपिक, सारे टाइप के केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। अगर आप लोग को ये लिखना है टॉपिक तो आप लोग लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आप लोग को बेस्ट लगे। मैं साइड में हो जाता हूँ बेटा।
ओके, आप लोग को मेरी वॉइस क्लियर होगी, आई होप। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि आपने कोई एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, वो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हैं। भाई एक बात बताइए आप लोग, मान लीजिए कि आपको किसी फंक्शन को अटेंड करना है या फिर आपने किसी फंक्शन को मैनेज करना है, तो मैनेज करने के लिए आप किस तरह से उसमें दिमाग लगा सकते हो? आप उसकी सिचुएशन को देखोगे, क्या वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं, कौन कौन से लोग आए हैं, उस हिसाब से आप मैनेज करोगे। क्या वो कितना बड़ा इवेंट करना है, कितना छोटा इवेंट करना है, उसके हिसाब से आप क्या करते हो, मैनेज करते हो। तो भाई यहाँ पे बात ये है कि आपने किसी भी एटम की जब चर्चा करनी है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं कहूँ, सबसे पहले हम अपना टॉपिक लिख लेते हैं। हमें बात करना है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना ही चाहिए, जो कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ा था, मुझे मालूम है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब हम चर्चा करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ। आपने इलेक्ट्रॉन्स को एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल में उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल में भरना होता है। फिर से सुनिएगा, आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो आप उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उस एटम में, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या करोगे, उस एटम के जितने भी डिफरेंट ऑर्बिटल्स एनर्जी लेवल के ऑर्डर में हैं, उनमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल में आप इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में फिल करते हो। ठीक है बेटा, तो किस तरह से हमें फिलअप करना है, इसके लिए हम आपको एक बेस बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या इसका बेस होने वाला है। ओके बेटा, जैसे हम बात करें कि आपको इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोवेस्ट ऑर्बिटल में भरना है, 1s में भरना है, फिर उसके बाद आपको उससे थोड़ा हाईएस्ट एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल में भरना है, 2s में भरना है, फिर और आगे जाना है 2p में भरना है, फिर आपको 3s में भरना है बेटा, फिर आपको 3p में भरना है, फिर आपको 3d में भरना है बेटा। और लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप 3d में इलेक्ट्रॉन भरोगे ना, उस टाइम पे आपको थोड़ा सा अपने माइंड में अपने माइंड पे कुछ जोर डालना होगा। ठीक है ना, जोर क्या डालना होगा भाई, कि जब आप 3D में इलेक्ट्रॉन फिलअप करने वाले हो तो आप ये देखो कि कोई जो आपने किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो उसका एटॉमिक नंबर 30 या 30 के ऊपर होना चाहिए, तभी आप 3D में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे। बात समझ में आ रही बेटा? लेकिन ये सिर्फ यस और पी ब्लॉक के लिए कंडीशन होती है। जब आप डी ब्लॉक में जाओगे, चाहे एटॉमिक नंबर 30 हो या ना हो, उससे नीचे भी रहे, फिर भी आपको 3D में इलेक्ट्रॉन भरना होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। बाकी अभी सिंपल वे में चलेंगे, आपको सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलेंगे, आपको जिस तरह से समझ में आएगा उस तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। फिर आपको इलेक्ट्रॉन भरना है बेटा 4s में, फिर 4p में भरना है, 4d में भरना है, फिर 4f में भरना है। ओके मुन्ना, फिर आपको 5s में भरना है। अच्छा ये 5 भी एस के जैसे लग रहा क्या, तो सही करते हैं। आपको भरना है बेटा 5s में इलेक्ट्रॉन, फिर आपको भरना है 5p में इलेक्ट्रॉन, फिर 5d में इलेक्ट्रॉन। आओ मैजिक, मुझे जादू आता है। फिर आपको भरना है 5pf में इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद बेटा आपको 6s में इलेक्ट्रॉन भरना है, 6p में भरना है, 6d में भरना है, 6f में भरना है। फिर उसके बाद बेटा आपको 7s में भरना है, 7p में भरना है, 7d में भरना है, 7f में भरना है। लेकिन 7f भरने के बाद आपको आगे नहीं जाना है। ऐसा इसलिए नहीं जाना है बेटा क्योंकि आपने कभी अगर पीरियोडिक टेबल देखा होगा, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जितने पीरियड होते हैं टोटल 7 ही होते हैं, 7 पीरियड ही होते हैं, इसलिए आगे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है, 7 तक ही जाता है। ठीक है बेटा, तो मैंने लिखा कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, 3d में, 4s में, 4p में, 4d में, 4f में, 5s में, 5p में, 5d में, 5f में, 6s में, 6p में, 6d में, 6f में, 7s में, 7p में, 7d में, 7f में।
इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन का फिलअप करना है। अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा, कोई एग्जाम्पल अच्छे से देंगे, ठीक है बेटा। एक एग्जाम्पल नहीं, कई सारे एग्जाम्पल आप लोग के सामने पेश करेंगे। बस आप पेशेंस के साथ बैठे रहिए, धैर्य के साथ आप वीडियो को अटेंड कीजिए, वीडियो लेक्चर को अटेंड कीजिए। आप हमारे साथ अपना भरोसा दिखा सकते हैं, क्योंकि लोग भरोसे के काबिल हैं, ठीक है बेटा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे चर्चा ये होगी कि आप कहीं भी यश को देख पा रहे हो, इसमें जितना भी यश है, इसमें जितना भी यश है, यश में मैक्सिमम लिमिट रखनी है इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने की 2 की। कितने बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर पाओगे आप लोग। और ये जितना भी आपको पी दिख रहा है, कोई भी पी हो, पी में आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर पाओगे, इससे ज़्यादा मत भरना, क्योंकि इसकी औकात ही इतनी होती है मुन्ना। फिर आप जब जाओगे डी में, तो डी में आप मैक्सिमम, कोई भी डी आपको दिख रहा हो, डी में आप मैक्सिमम लिमिट रखोगे 10 इलेक्ट्रॉन। कितने की बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन की। फिर जब आप यफ में आओगे, तो यफ में आपको इलेक्ट्रॉन भरने होंगे 14। अच्छा ये क्यों है भाई? यस में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ही भरना है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरना है, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरना है। क्यों बाउंडेशन है ये? क्यों लिमिट लगाई जा रही है मुन्ना? ध्यान से सुनिएगा। आप जब यस सबसेल की बात करते हो, यस सबसेल में ऑर्बिटल सिर्फ एक ही होता है, और एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे अपोजिट स्पिन के। और जब पी की बात करते हो, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो एक में 2 भरोगे, 3 में टोटल 6 हो जाएगा। इसी तरह से आगे कंटिन्यू, ठीक है बेटा। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे किसी का। आप अगर एग्जाम्पल की बात करो, जैसे हम कहें आपसे कि आपको दिया गया है बेटा क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है। अब ध्यान से सुन लीजिएगा एक बात और, जिसका एटॉमिक नंबर जितना होता है उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों भाई? क्या ये बात हमेशा के लिए सही है? नहीं, मैं ये बात सिर्फ बोल रहा हूँ न्यूट्रल स्पीसी के, जिसमें कोई चार्ज ना हो। अभी देखो बेचारा गरीब सा है क्लोरीन, कोई इस पे चार्ज है नहीं, ना तो प्लस का चार्ज है ना तो माइनस का चार्ज, ठीक है बेटा। ना तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये आयन नहीं है, ये एटम है। अगर ये एटम है तो एटम जो होता है बेटा न्यूट्रल स्पीसी होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो अभी सुन लीजिए। एटम न्यूट्रल स्पीसी होता है। न्यूट्रल का मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना उसका एटॉमिक नंबर उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है मुन्ना। चलिए अब इसका हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करें डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, तो आपने ये देखना है। सबसे पहले भरना है 1s में, तो हम लिख देते हैं भाई, पहले 1s लिखो। यस में मैक्सिमम लिमिट कितने की है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने की, 2 भर दिया। फिर उसके बाद 2s लिखो। यस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरते हो? 2 भरते हो। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? 2p आ रहा है, 2p लिख दिया मैंने। p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हो? 6। फिर उसके बाद आ रहा है 3s। यस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हो बेटा? 2। अब रुक जाओ, चेक करो कितना आपने भरा अभी तक। 2 2 4 6 10 दोबारा आपने 12 इलेक्ट्रॉन भरा है, ठीक है ना। अब आपको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अभी भरने की? 5 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि टोटल कितना हो रहा है बेटा? 17 है। अगर आपको 5 इलेक्ट्रॉन और भरना है तो आगे मूव कर जाओ। 3s के बाद है 3p, 3p ऐसे लिख दो। और p में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हो बेटा तुम? 6 इलेक्ट्रॉन भरते हो, 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हो। पर बात यह है भैया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बच 5 ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिट 6 की है। लिमिट का मतलब आप 6 ही इलेक्ट्रॉन भरोगे, 6 इलेक्ट्रॉन ही भरोगे, इससे ज़्यादा नहीं भरोगे। कम हो जाए चल जाएगा, ये लिमिट है भाई। तो कितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन, तो हमने 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में मैंने इलेक्ट्रॉन का फिलअप कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। इसी को बोलते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को समझाने के पीछे मेरा मकसद क्या रहा होगा, ठीक है ना। हम सबका मकसद एक, चीन टपाक डमडम, ठीक है बेटा। नहीं वो बात नहीं है। हम लोग का जो मकसद है, मकसद ये है कि हम अपने बोर्ड के एग्जाम में रिजल्ट में तोड़ फोड़ कर सकें, अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें, ठीक है ना। अपने आप को एक लेवल अप तक ले जाए। ओके बेटा, ये हमारा मकसद है। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है इसका।
अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी है। ध्यान से सुनिएगा मुन्ना। किसी भी एटम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हम देख पाएं इसके बाहर वाले सबसेल में, वैलेंस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। या सीधे सीधे बोल दो, जब आप उसमें सबसेल और ऑर्बिटल की बात करते हैं उसको सिंपली बोल देते हैं सेल। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब कहानी ये है कि मैंने जैसे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बन पा रहे हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसके सबसेल नंबर की बात करें तो सबसेल नंबर इसका 3 है, लार्जेस्ट 3 सबसेल नंबर है। एक 3 यहाँ भी मुझे दिख रहा है, 2 जगह लार्जेस्ट सबसेल नंबर दिख रहा है। क्या कहीं पर और 3 है? नहीं, तो 2 ही जगह पर है और इन दोनों के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 7। फोकस कीजिएगा बेटा, ठीक है। आपने टोटल इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हो कि इसके वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 7 आ रहे हैं, ठीक। अब कहानी क्या होती है, ये कहानी सुनिएगा और कहानी को अपने माइंड में आत्मसात कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कहानी ये होती है बेटा कि कोई भी एलिमेंट चाहता है, कोई भी एटम चाहता है कि अपने लाइफ में स्टेबल हो जाए। क्या हो जाए बेटा? स्टेबल हो जाए। क्यों भाई? क्योंकि उसको स्टेबिलिटी गेन करना है, वो आगे किसी के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहता, वो इनर्ट गैस स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। और वो इनर्ट गैस स्टेबिलिटी कब आएगी? जब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी वह इनर्ट गैस स्टेबिलिटी को गेन कर पाएगा। जैसे आप लोग देखते हो, कोई लोग जैसे अनमैरिज पर्सन होता है, जैसे हमारी ही बात कर लो, मेरी शादी नहीं हुई है तो मैं इधर उधर कहीं भी जाने के लिए फ्री हूँ। अगर मैं इधर उधर कहीं भी जाने के लिए बेटा फ्री हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, मेरी बीवी नहीं है जो मुझे रोक सके, है ना। किसी में दम जो मुझे रोक सके नहीं ना। लेकिन जब मेरी शादी हो जाएगी, मेरी बीवी आ जाएगी, तो कहीं भी मैं जाऊँगा, इधर जा रहे हैं, कहीं से भी आऊँगा, कहाँ से आ रहे हैं, कभी लेट हो जाऊँगा कि लेट तक क्या कर रहे थे आप, ये सारे सवालातों से मैं घिर जाऊँगा। पर अभी तो मैं फ्री हूँ, कहीं भी जाऊँ, ऐश करूँ। तो भाई इसी तरह से हालात होते हैं किसी भी एटम के, किसी भी मालिक्यूल को। वो जब तक किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाए, जब तक अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रखे हैं, तब तक वो भटकते रहेंगे, किसी के साथ बॉन्ड बनाते फिरेंगे। जैसे ही बॉन्ड बन जाएगा, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, वैसे ही वो स्टेबल हो जाएंगे, इनर्ट गैस की स्टेबिलिटी को गेन कर लेंगे। यानी कि वो किसी के साथ आगे फर्दर बॉन्ड बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, वो एकदम से स्टेबल हो जाएंगे, चिल करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसीलिए वो आपस में बॉन्ड करते मतलब बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। अभी देखो जरा, क्लोरीन के वैलेंस शेल में मुझे 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो अभी मैंने कहा कि अगर उनको इनर्ट गैस स्टेबिलिटी गेन करना है तो कितने होने चाहिए मुन्ना? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसी के जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जो कि है बेचारा थोड़ा सा गरीब सा है। गरीब क्यों है इसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। भाई ये सोडियम हमारा गरीब क्यों है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम सोडियम की बात करते हैं बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अननेसेसरी पे टच हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है बेटा। अगर हम बात करें बेटा सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। 11 होने का मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन मुन्ना? 11 इलेक्ट्रॉन। 11 इलेक्ट्रॉन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो सबसे पहले 1s में, यस में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बेटा? 2। फिर उसके बाद 2s, यस में कितने इलेक्ट्रॉन? फिर से 2। फिर उसके बाद 2p में, p में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप चेक कर लीजिए, 2 2 4 6 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने अभी तक फिल किया है। लेकिन है कितना? 11। एक को और फिलअप करना है। तो हमने कहाँ तक भरा बेटा? 2p तक भरा। अब हमें बात करना है 3s में। हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, यस की लिमिट है 2 की, जब 1 ही बच रहा है तो 1 ही भर देते हैं भैया। 1 भर दिया ना। अब इसका सबसे लार्जेस्ट नंबर चेक करो। लार्जेस्ट सबसे नंबर 3 है, और कहीं पे है 3? नहीं है, छोटा है, 2 है। तो लार्जेस्ट सबसे नंबर 3 है और उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। और ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बिल्कुल फोकस कीजिएगा। लार्जेस्ट सबसेल नंबर 3, सबसेल यस, यस में इलेक्ट्रॉन भरते हो 2, है कितना? 1। चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको अभी 7 इलेक्ट्रॉन। पर क्या 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास रखने की जगह है? नहीं, सबसेल यस है, यस में भरते 2 हो।
चाहिए कितना, 8। तो ये थोड़ा सा असहज महसूस करता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा गरीब फील करता है बेटा ये। और गरीब क्यों फील करता है, क्योंकि ये एकदम बेचारा टाइप, इसको कोई रास्ता नहीं सोचता है। जिंदगी में रास्ते तो बहुत होते हैं, पर सही रास्ता कौन सा होता है इसका मार्गदर्शन आपके अच्छे टीचर, आपके अच्छे गुरु कर सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा। तो यहाँ पे बात यह है भाई कि ये क्या करे, आखिर कैसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। तो कभी कभी हमें कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, है ना। अगर हम आगे नहीं ग्रो कर पा रहे होते हैं तो कभी कभी हमें अपनी आदतों को, अपनी कुछ चीज़ों को छोड़ देना पड़ता है, तब जाके हम आगे बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे जब ये बेचारा एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तब जब भाई एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा यहाँ पे, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन जब छोड़ देगा तो लार्जेस्ट सबसेल नंबर बचेगा 2, यहाँ भी 2, इन दोनों को मिलाकर इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8। ठीक है, यानी कि इसकी मजबूरी है एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने की, अगर इसको आगे बढ़ना है, इनर्ट होना है, स्टेबल होना है, तब के लिए। और यहाँ पे इसको अगर स्टेबल होना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 7 है, कमी एक इलेक्ट्रॉन की है। और इसका सबसेल है पी, पी में भरा कितना है 5, होता कितना है बेटा 6, चाहिए कितना 1, और एक रखने की भी तो जगह है ना इसके पास, है ना मुन्ना, हाँ है। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक बातें पता चली हैं तो इसको अभी हम इसको कंबाइन करते हैं, दूसरे से इसका इलेक्ट्रॉन का लेन देन कराते हैं, शेयरिंग कराते हैं, तो क्या इसका मैजिक बनेगा। पहले आप लोग इसको अगर नोट डाउन करना चाहते हो, अभी तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, ठीक है, करना चाहते हो नोट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, फटाफट लीजिए मुन्ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का किया बेटा, सबसे पहले आपने क्लोरीन का किया। ठीक है, आपने जब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो इसके वैलेंस शेल में आपको टोटल इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 7। 7 को 7 डॉट से दिखा, डॉट ये और 2 डॉट इधर दिखा देता हूँ, 2 डॉट नीचे दिखा देता हूँ, तो ऐसे बाजू में दिखा देता हूँ। अच्छा, आपने अभी सोडियम का भी तो किया था ना। जब आपने सोडियम का किया था बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, फटाफट बोलो जरा। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का जब आपने किया था वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा था, और जब वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है और इसके पास जगह भी नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो बेचारे की मजबूरी बनती है 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने की। तो क्या करेगा सोडियम, अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको पहले लिखा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको बाद में लिखा जाता है। अभी जो मैंने लिखा है उल्टा लिख दिया है, तो समझाने, यहाँ पे सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तब जाके क्लोरीन बेचारे का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। और जब यहाँ पे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, कहाँ सोडियम ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ठीक है बेटा, तो इन दोनों ने जब इलेक्ट्रॉन, सोडियम छोड़ा, क्लोरीन ने उसका इलेक्ट्रॉन लिया, तो दोनों के बीच में रिश्ता बन गया। अच्छा देखो, जब शादी होती है ना तो उसमें तो अब अभी जो है हमारे भारत देश में दहेज प्रथा है ना। इससे क्या है कि भाई लेन देन होता है तो शादी होती, बहुत से पढ़े लिखे लोग भी ऐसा काम करते हैं, पर ऐसा करना नहीं चाहिए, गैर कानूनी है। ठीक है बेटा, इलीगल काम होता है। पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन लिया, सोडियम से सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, और दोनों का रिश्ता बन गया। दोनों का जब रिश्ता बन गया तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना। बॉन्ड का मतलब बंधन, बंधन का मतलब रिश्ता। रिश्ता क्या कहलाता है, अब ये रिश्ता कहलाता है NaCl। मैं हूँ NaCl, आई एम नमक। ठीक है बेटा, नमक, NaCl है ये, साल्ट। ठीक है बेटा, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन के लेन देन की वजह से इन दोनों ने कुछ प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद कुछ अलग मटेरियल तैयार कर लिया। पहले क्लोरीन था, फिर और सोडियम था। अगर हम इसके प्रॉपर रिएक्शन को लिखें तो प्रॉपर रिएक्शन इसका इस तरह से होता। चलिए अभी फोकस भी कीजिए, तो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ। आपने लिया सोडियम, ठीक है, आपने लिया प्लस में क्लोरीन, क्लोरीन को Cl2 लिखा जाता है क्योंकि ये गैस होती है। सोडियम को Na लिखा जाता है और ये सॉलिड होता है, ये गैस होती है। ठीक है बेटा, और जब इनका रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद इन्होंने बनाया क्या बनाया मुन्ना, NaCl बनाया। पर ये रिएक्शन तो हमें बैलेंस नहीं दिख रही है, क्यों, क्योंकि सोडियम तो माना कि मैंने इधर 1 लिया था,
उधर सोडियम एक ही आ रहा है, ये तो बैलेंस है। पर क्लोरीन के लिए जब चर्चा करोगे, इधर क्लोरीन तुमने दो ले रखा है, इधर कितना है, एक, तो नाइंसाफी हो जाएगी इसके साथ। तो यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा कि मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ ताकि सोडियम एक रहे, क्लोरीन 2 लिखूँ। यहाँ पे हमें लिखना होता है, ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, एक स्टाइकियोमेट्री होती है कि आपको जब ही नंबर घटाना बढ़ाना हो बैलेंसिंग करने में, तब आप आगे ही छेड़छाड़ करोगे, पीछे नहीं करना है मुन्ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखा, जब मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया तो 2 इन सभी के साथ मल्टीप्लाई में गया। अगर मैं सोडियम के साथ कहूँ तो सोडियम यहाँ पे 2 हो रहा है, तो यहाँ पे सोडियम तुमने 1 ले रखा था तो यहाँ पे मुझे 2 लिखना पड़ेगा। क्लोरीन 2 यहाँ पे हो रहा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्लोरीन ऑलरेडी 2 है। ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस भी है, ठीक है बेटा। ये केमिकल रिएक्शन हुआ, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, तब बन गए। अब यहीं पे एक बात और बता देता हूँ मैं, आगे हाथ चर्चा कर ही लेते हैं, क्या ही देते है ना बेटा। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा सोडियम है और ये जो क्लोरीन है, इन दोनों को कहते हैं, दोनों को क्या कहते हैं, दोनों को कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, इन दोनों को कहते हैं रिएक्टेंट। और ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है रिएक्टेंट है, और जो आपका राइट हैंड साइड पे है मुन्ना, को बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोला जाएगा बच्चा, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट लिखना होता है, राइट हैंड साइड पे आपको प्रोडक्ट लिखना होता है, ये मैंडेटरी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन होता है ना। ये बेटा ये परंपरा है पूरी, तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। ये बेटा इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, आपस में बॉन्ड बना लिया, स्टेबल हो गए, अब ये किसी के साथ रिएक्ट, ठीक है, जब तक कोई हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल, हाईली रिएक्टिव केमिकल इसके समीप ना, या फिर कुछ ऐसा लाया जाए जो इसके बॉन्ड को तोड़ के अपना बना सके, है ना, यानी कि रिश्तों में दरार ला सके, तो कुछ ऐसी चीज़ें हमें लाना होगा, तब जाके टूटेगा। अभी फिलहाल के लिए जब इसके पास कोई नहीं है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मान लीजिए ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, सोडियम हस्बैंड और क्लोरीन वाइफ, इन दोनों ने जब आपस में बॉन्ड बनाया है, इनके बीच कोई नहीं आ रहा है, तब एकदम स्टेबल है। जैसे ही कोई आएगा रिश्ता टूटेगा, क्योंकि वो दरार लाएगा, और दरार आएगा तो रिश्ता जरूर टूट जाएगा, फिर वो दूसरे के साथ जाने का चांस होगा उसका दूसरे के साथ, ठीक है मुन्ना। फटाफट आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो आप लोगों को मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, आ जाइए एक बार फिर से। ये केमिकल रिएक्शन मैंने 5 टाइप का बताया है, ठीक। ये 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन को 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से एक चर्चा और करना चाहता हूँ बेटा। इससे पहले मैं आप लोगों से एक चर्चा और करना चाहता हूँ कि आपको इस चैप्टर में मेनली फोकस करना है केमिकल रिएक्शन पे, फिर उसके बाद उस केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में लिख करके बैलेंस कैसे करें, ठीक है ना, इस पे फोकस करना है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आपको देखना है कि उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होती है। पर आपको यहाँ पे अभी फोकस नहीं करना है कि उस केमिकल रिएक्शन को हमें बैलेंस कैसे करना है। बैलेंसिंग तो मैं सिखाऊंगा ना, मैं लिखता जाऊंगा, हालांकि मैं बीच में बोलता जाऊंगा कि ऐसे हुआ है बैलेंस, ऐसा है, मैं बैलेंस करके लिखूंगा केमिकल रिएक्शन को, पर आप लोग को ये नहीं पता रहेगा कि बैलेंस कैसे किया है, तो मैं बाद में बताऊंगा ना, उसका अलग से टॉपिक है। एक ही जगह पे सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहोगे, मतलब यहाँ पे डिजायर पॉइंट में, डिजायर पॉइंट प्लेटफॉर्म पे आपको एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। पर बात ये होती है बेटा, कभी कभी अगर आपको ऐसा खाना परोस दिया जाए जिसमें सारा कुछ मिक्सअप कर दिया जाए, तो क्या खा पाओगे, नहीं ना। हमें अलग अलग चीज़ें जब दी जाती हैं, कई तरह के व्यंजन दिए जाते हैं, तो उनको अलग अलग खाने की मजा ही अलग है ना। तो अलग अलग टीचर आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, यहाँ पे सारे टीचर अवेलेबल हैं, वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर जो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे, यानी कि आपको ना सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करेंगे, आपको कोई भी चैप्टर, उस चैप्टर का कोई भी टॉपिक, उस टॉपिक का कोई भी कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए मुन्ना, हाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। एक बार जरा घड़ी पे नज़र डाल लेते हैं। ओके ठीक है, तो पर फिलहाल अभी हमें 25 मिनट का वीडियो शूट करना था, तो मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ बेटा। एक्चुअली बात यह है कि आप लोग का एक टाइम लिमिट तक वीडियो रहेगा ना, ताकि आपको उतना ही कंटेंट दिया जाए जितना आप एक टाइम पे पचा सको, डाइजेस्ट कर सको, है ना, आपको समझ में, ऐसा नहीं कि पूरा एक खिचड़ी बना दिया जाए। तब
एक ही टाइम पर सारे कॉन्सेप्ट को मिक्सअप करके आपको दे दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको बिल्कुल इत्मीनान के साथ, बिल्कुल आराम आराम सारे टॉपिक आपके माइंड में सेट किए जाएंगे। ठीक है, डिजायर पॉइंट का आप लोगों के साथ वादा है, ठीक है ना। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? अभी अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है कि नहीं? अभी तो शुरुआत है ना मुन्ना? शुरुआत में भी बहुत सारा टाइम है। हम लोग टाइमली आपका सिलेबस फिनिश कर देंगे और आप लोग का रिवीजन भी करा देंगे, सारा कुछ करा देंगे। ठीक है, जो जो आपको नीड होगी, जिस तरह से आप सीखना चाहोगे उस तरह से आपको सिखाएं, पूरी हम लोग की कोशिश रहेगी। ठीक है बेटा, तो डिजायर पॉइंट आप सभी के लिए बैच लॉन्च किया है आपके ऐप पर, डिजायर पॉइंट ऐप पर, जो कि 999 रुपीज़ में। अच्छा, 999 रुपीज़ आप लोगों से लेने के पीछे मकसद क्या है? सुनिएगा। हम लोगों के अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, इतना ज़्यादा हम लोग दिलदार आदमी हैं। आप लोगों को, अपने बच्चों के लिए, आप सभी को, आपके प्यार के लिए हम आपको फ्री में सारा कंटेंट दे देंगे यूट्यूब पे। पर बात ये होती है बेटा, ऐप पे हम इसको जो है चार्ज क्यों ले रहे हैं 999 रुपीज़? ये नाम मात्र चार्ज है बेटा। 999 रुपीज़, वो भी साल भर, 1000 रुपये आपके साल भर लग रहे हैं। ये क्यों लिया जा रहा है? इसका मोटिव ये है बेटा कि आपको ये ना लगे कि हमें फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है, और जब कभी भी हमें चीज़ें फ्री में मिलती हैं तो हम लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। इससे आपसे सिर्फ नाम मात्र का लिया जा रहा है। प्राइस इसका नाम मात्र का 999 रुपीज़ रखा गया है, ताकि आप लोग इसको अफोर्ड भी कर सको और आपको ये लगे कि हमने पैसा लगाया है, हमें शिद्दत के साथ पढ़ना है, डेली रेगुलर क्लासेस को अटेंड करना है। लाइव क्लासेस आपकी चलेंगी आपके डिजायर पॉइंट ऐप पर, प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट की डेली लेक्चर्स चलेंगे, लेक्चर्स आप लोग को दिए जाएंगे, लाइव लेक्चर्स आपके चलेंगे। ठीक है बेटा, आपको एक भरोसा दिखाना है हमारे साथ, क्योंकि डिजायर पॉइंट आप लोगों के भरोसे पे हमेशा कायम रहता है, आप लोग के भरोसे पर हमेशा खरा उतरता है, और आगे भी हम लोग की कोशिश रहती है, हम लोग उतरेंगे ही खरा। ये कोशिश ही नहीं, हम लोग का आत्मविश्वास है। ठीक है बेटा, आप लोग का भरोसा है, आप लोग का प्यार है। ठीक, तो आप लोगों के इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, मैं आपके इस चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा। तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आप वीडियो को देखते रहेंगे। ठीक है बेटा, हम नेक्स्ट लेक्चर में बात कर रहे होंगे कि हमें कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जितने भी दिए गए, 1 बाई 1 सभी को डिस्कस करें। ठीक है मुन्ना, और फनी वे में। आज तो मेरा पहला इंट्रोडक्शन था आप लोगों के साथ, चल मैं ज़्यादा आप लोग से उतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो पाया, हो सकता है थोड़ा हेरिटेज कुछ और भी बातें हों, पर हम आप लोगों से बिल्कुल फनी वे में सीखने की कोशिश करेंगे, इंजॉयमेंट के साथ हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। मैं हमेशा ये वर्ड यूज करता हूँ, सीखना, सिखाना हम लोग का मकसद है। पढ़ाना तो रहता ही है, पर उस पढ़ाई के साथ साथ कॉन्सेप्ट को सीखने का हमारा। ठीक है बेटा, कल के लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आपके केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को, 1 बाई 1 सभी को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल की हम लोग बात करेंगे, फिर केमिकल रिएक्शंस को किस तरह से इक्वेशन की फॉर्म में लिख के हम बैलेंस कर सकते हैं, ये सारी चर्चा करेंगे। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए